Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Binomial theorem. When you add two terms, so that is called binomial in algebra. जब हम दो टर्म्स को ऐड करते हैं a प्लस b, तो इसको हम कहते हैं बाइनामियल अलजबरा में। अब अगर इस बाइनामियल का हम एक पावर ले लें, वो पावर आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, क्योंकि अगर आपके पावर इसका आप पावर ले लें 1, मीन अगर आप ये ले लें a प्लस बी पावर 1, तो इस बाइनामियल का पावर 1 मतलब ये है कि ये a प्लस बी के ही बराबर होगा। लेकिन जब हमारे पास बाइनामियल का पावर n हो और ये n आपके पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और यू कैन से दैट पॉजिटिव इंटीजर, तो फिर उस बाइनामियल के पावर को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे। एक तरीका तो ये है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो आपके पास होता है a पावर n हमारे पास बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ n फैक्टर्स एंड ईच फैक्टर इज a। फॉर एग्जांपल अगर आपका है 2 पावर 4, तो 2 पावर 4 का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ 4 factors and each factor will be 2, so that can be written as 2 multiplied by 2 multiplied by 2 and multiplied by 2 mean 4 times 2। तो इसी तरह a प्लस बी होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी, तो इनकी प्रोडक्ट से आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली दिस a प्लस बी होल क्यूब विल बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 factors and each factor will be a प्लस b अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनीशन। लेकिन जब ये पावर हमारे पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, एक बड़ा नेचुरल नंबर लेट्स से 21, तो फिर इस a प्लस बी होल पावर 21 को 21 टाइम्स मल्टीप्लाई करना इट बिकम सो डिफ़िकल्ट। सो इसके लिए हमारे पास इन जनरल रिजल्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ वी कैन फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ बाइनॉमियल हैविंग पावर एनी नेचुरल नंबर और एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बाइनॉमियल थ्योरम को। सो दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द बाइनॉमियल थ्योरम विच इज़ यूजेस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ अ बाइनॉमियल हैविंग पावर फ्रॉम द natural numbers. Okay, now in this binomial power a b are any real numbers and n is greater than or equal to 2, a natural number, or you can say that a positive integer. So according to the binomial theorem, a plus b power n is equal to n0 combination a power n b power 0 plus n1 combination a power n minus 1 b1 plus n2 combination a power n minus 2 b square and so on up to nn combination a power 0 b power n। यहाँ आपके पास a plus b पावर n है, तो अगर यहाँ n है तो पहला टर्म आपके पास an होगा, क्योंकि आपको पता है कि n0 कम्बिनेशन 1 के बराबर होती है, b पावर 0 आपके पास क्या होगी, ये आपके पास 1 के बराबर, तो ये सारा जो है दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ a पावर n, और ये आखिरी जो टर्म है ये बराबर होगी b पावर n के। आप क्लियर कट देख सकते हैं कि अगर आपके पास स्क्वायर है तो पहला टर्म a स्क्वायर होगा और आखिरी टर्म b स्क्वायर होगा, और यहाँ पे n आपका 2 है तो नंबर ऑफ द टर्म्स बाइनॉमियल एक्सपेंशन में 3 होंगे, यहाँ पे n आपके पास 3 है तो नंबर ऑफ द टर्म्स इन बाइनॉमियल एक्सपेंशन आपके पास 4 होंगे। तो इट मीन्स दैट बाइनॉमियल का जो पावर होगा उसके साथ जब हम 1 ऐड करते हैं सो यू गेट द नंबर ऑफ द टर्म्स इन द एक्सपेंशन, ये हम प्रॉपर्टी में भी डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहाँ कम्बिनेशन यूज़ होती है, तो कम्बिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। NR कम्बिनेशन, ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NCR, और ये तमाम कम्बिनेशन जो आप देख रहे हैं दीज आर दी कोएफिशिएंट्स ऑफ ईच टर्म, ये हर एक टर्म में कोएफिशिएंट होगा। तो बाइनॉमियल एक्सपेंशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है टू फाइंड आउट दी कोएफिशिएंट्स ऑफ ईच टर्म विच आर इन द फॉर्म ऑफ द कम्बिनेशन। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे NCR, ये बराबर होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n minus r factorial, and you know from the previous video lectures that there is no importance of the order in the combination. So set में ऑर्डर की इम्पोर्टेंस नहीं होती, तो अगर हम एक सेट ले लें और उसमें आपके पास
4 एलिमेंट्स हो और फिर आपने यहाँ n आपका 4 है और r को आप 3 ले लें। सो R3 का मतलब ये है कि इस सेट S के कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे जिनमें 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो। तो उस तादाद को फाइंड करने के लिए मीन द नंबर ऑफ द सबसेट्स विच कंटेन 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, वो तादाद सबसेट्स का आपको यहाँ से फाइंड होगा और वो होगा 4C3 और यू कैन राइट 4-3 combination and that will be equal to 4 factorial 3 factorial 4 minus 3 factorial। so ये 4 multiplied by 3 factorial डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल, यहाँ से 4 आएगा। तो आपके पास 4 पॉसिबल सबसेट्स होंगे जिनमें आपके पास 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे। तो ये इसके लिए हमारे पास यूज़ होता है कम्बिनेशन। तो यहाँ कम्बिनेशन इन्वॉल्व है, इसको इस फार्मूले की मदद से फाइंड आउट करेंगे। इसके साथ साथ ये भी आप नोट कर लें कि n0 और n1 फैक्टोरियल जो है n0 कम्बिनेशन और n कम्बिनेशन ये हमेशा बराबर होगा 1 के। यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट नोट कि nr कम्बिनेशन प्लस nr-1 कम्बिनेशन बराबर होगा n+1 r कम्बिनेशन के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ncr प्लस ncr-1 विल बी इक्वल टू n+1 cr। सो ये सारा सब कुछ हम इस बाइनामियल एक्सपेंशन, ये जो बाइनामियल थ्योरम है, इसकी प्रूफ अगर हम करना चाहते हैं तो ये चीज़ें यूज़ करेंगे। और इसके साथ साथ हम इस रिज़ल्ट को, जो बाइनामियल थ्योरम है, स्टार को हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ इसका करेंगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम इसका प्रूफ करेंगे। तो ये आपका बाइनामियल एक्सपेंशन है, ये आप देख सकते हैं। दिस इज द बाइनामियल एक्सपेंशन। ओके, यहाँ अब देख लें, अगर मैं इसको आप देख लें a प्लस बी होल स्क्वायर को, तो ये देखिए ये होगा 2-0 कम्बिनेशन a पावर 2 b पावर 0, फिर आपका होगा 2-1 कम्बिनेशन a 2-1 b1 और फिर आपका होगा 2-2 कम्बिनेशन a0 b2। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर आपके पास बराबर होगा 2-1 कम्बिनेशन 2-0 कम्बिनेशन आपके पास किस चीज़ के, ये 1 के बराबर होगी। इसको आप इस फार्मूले के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये a स्क्वायर होगी और b पावर 1 ये भी 1 के बराबर। यहाँ ये देखिए 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2-1 फैक्टोरियल, दिस इज a पावर 1 b पावर 1 और 2 का कम्बिनेशन 1 के बराबर, a पावर 0 b 1 के बराबर और ये होगा b स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर, ये बराबर होगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फार्मूला आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ये जो इसका इस फार्मूले का जो राइट हैंड साइड है, ये एक्सपेंड फॉर्म जो है, ये तो कंप्लीट स्क्वायर है ना, ये एक्सपेंड फॉर्म जो है ये हम हासिल करते हैं इस पावर फॉर्म से थ्रू बाइनामियल थ्योरम। और ये देख ले कि मैंने बाइनामियल थ्योरम यूज़ करके इसको हासिल किया। जब यहाँ पे आपके पास पावर 2 है तो नंबर ऑफ द टर्म्स इन एक्सपेंशन पावर के साथ 1/8 होके मीन आपके पास 3 आएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। तो बाइनामियल थ्योरम का प्रूफ, बाइनामियल थ्योरम के प्रूफ को आप देख लें। अगर आपके पास इफ़ a and b आर एनी रियल नंबर्स एंड n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, then a plus b power n will be equal to n0 combination a power n b power 0 plus n1 a power n minus 1 n1 combination a power n minus 1 b1 plus and so on up to nn a power 0 b power n। यहाँ बीच में मीन है ये भी लिखा है कि n r combination a power n minus r b r,
ये एज ए जनरल टर्म हम इनको आगे यूज़ करेंगे। इस सारे राइट हैंड साइड जो एक्सपैंड फॉर्म है इस पावर फॉर्म का, इसको आप इस कम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दिस इज द कम्पैक्ट फॉर्म ऑफ दिस एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ द बायनॉमियल थ्योरम। समेशन आई रन्स फ्रॉम 0 to n i कम्बिनेशन a पावर n माइनस i b i। तो अब समेशन को ओपन कर लें तो i की जगह 0 यहाँ पुट कर ले, यहाँ पुट कर ले, यहाँ पुट कर ले, तो आपको पहला टर्म मिलेगा, फिर आप प्लस लगाओगे बिकॉज देयर इज समेशन, फिर i की जगह पे 1 तो आपको ये दूसरा टर्म, फिर प्लस i की जगह पे आप लिखोगे 2 तो आपको तीसरा टर्म मिलेगा एंड सो ऑन। सो दिस इज द कम्पैक्ट फॉर्म ऑफ द बायनॉमियल थ्योरम। इसको हमने अब प्रूफ करना है क्योंकि n आपके पास यहाँ जो है इट इज़ एनी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स तो इन्फिनिट हैं, तो हर एक नेचुरल नंबर के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप वेरीफाई नहीं कर सकते, इट बिकम सो डिफिकल्ट। सो उससे बचने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमें कहता है कि जो भी रिजल्ट हैं वो रिजल्ट n फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर उन तमाम वैल्यूज़ के लिए जब आपके पास तब सही कंसिडर होगा, सही माना जाएगा अगर उस रिजल्ट को आप साबित करें कि दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 एंड फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 बाय सपोजिंग दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, then mathematical induction guarantees that the result will be true for all values of natural number. So that's why mathematical induction provide us the best way for confirming the validity of binomial theorem. So step number 1, we consider n equal to 1. When you consider n equal to 1, so the left hand side of the binomial theorem is a प्लस बी पावर 1 पर n इक्वल टू 1। और राइट साइड में अगर आप इस रिजल्ट को देख ले, अगर यहाँ n है तो हम n कम्बिनेशन तक जाते हैं, a पावर n से स्टार्ट लेते हैं, b पावर n उसका आखिरी टर्म होगा। तो यहाँ पे अगर n इक्वल टू 1 है तो हमारे पास पहले टर्म में a पावर 1 और आखिरी टर्म में b पावर 1 होगा। तो ये दो टर्म्स 1 0 a पावर 1 b पावर 0 प्लस 1 1 a पावर 0 b पावर 1, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आएगा। तो 1 0 कम्बिनेशन और 1 1 कम्बिनेशन 1 के बराबर होती है, b पावर 0 और a पावर 0 1 के बराबर, तो इस राइट हैंड साइड से भी a प्लस b आएगा। सो यू क्लियरली सी दैट फॉर n इक्वल टू 1 द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द बायनॉमियल फार्मूला इज इक्वल, सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। स्टेप नंबर 2 में हमने सपोज करना है कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट हम सही मान लेते हैं कि ये सही होगा फॉर n इक्वल टू k। तो व्हेनेवर देयर इज n रिप्लेस दैट n बाय k, जहाँ पे n है उसको k से रिप्लेस कर लें और ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है बिकॉज वी अज्यूम दैट, क्योंकि जब हम n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए रिजल्ट सही साबित करेंगे तो उसमें से ये रिजल्ट हमने यूज़ करना है। तो स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में we need to prove that the result is true for n equal to k plus 1। सो जहाँ पे आपके पास इस बायनॉमियल फार्मूला में n है उनको k plus 1 से रिप्लेस कर लें, सो ये रिजल्ट आपके पास बन जाएगा a प्लस बी पावर k plus 1 एंड दिस। सो ये आपने अब साबित करना है। तो इसको साबित करने के लिए मैंने इस इक्वेशन नंबर 2 अपनी सपोजिशन को यूज़ करना है। तो आपकी रिक्वायर्ड में लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी पावर k प्लस 1 है और यहाँ पे a प्लस बी पावर k है। तो आप ऐसे करें कि इस सपोजिशन इक्वेशन नंबर 2 में a प्लस बी को दोनों अतराफ से मल्टीप्लाई कर ले, तो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी पावर k से a प्लस बी पावर k प्लस 1 आएगा एंड दैट इज़ द रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिजल्ट। और यहाँ से राइट हैंड साइड में कैलकुलेशन करके इससे हमने ये लेके आना है। तो इक्वेशन नंबर 2 में मैंने a प्लस बी पावर 1 मल्टीप्लाई किया है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड और रिक्वायर्ड का लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएगा और ये a इन सारों के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये भी इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ आप देख लें ये लेफ्ट हैंड साइड आपने नहीं छेड़ना क्योंकि ये रिक्वायर्ड का लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को आपने कैलकुलेट करना है। तो k0 कम्बिनेशन a पावर k प्लस 1 एज इट इज़ मैंने लिख लिया। अब देखिए a पावर k b पावर 1 a पावर k b पावर 1, इनकी कोएफिशिएंट्स आपके पास ऐड होंगे और इन दोनों टर्म्स में से हम a पावर k b पावर 1 को कॉमन निकाल लेते हैं। सिमिलरली इसका
और इसका कोएफिशिएंट जो है, जो कम्बिनेशन है वो ऐड हो जाएंगे और ये हमारे पास बाहर होगा एंड सो ऑन, ये सारा इसी तरह। आखिरी टर्म में के कम्बिनेशन b पावर k प्लस 1 होगा। फिर ये रिजल्ट हमें पता है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 n प्लस 1 CR, या इसको NR कम्बिनेशन प्लस NR माइनस 1 कम्बिनेशन n प्लस 1 R के बराबर होती है। तो K1 और K0 की कम्बिनेशन k प्लस 1 1 के बराबर होगी। तो अब देखिए इसकी जगह पे हमने ये लिखा है, ये वाला ये लिखा है हमने, और ये आपके पास इसी तरह हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होगा कि K0 कम्बिनेशन K प्लस 1 0 कम्बिनेशन किस तरह होता है, और K कम्बिनेशन मैंने K प्लस 1 कम्बिनेशन लिखा है, क्योंकि K0 कम्बिनेशन से भी 1 आता है और K प्लस 1 0 कम्बिनेशन से भी 1 आता है, लेकिन रिक्वायर्ड में ये है, तो दैट वाई आई रिप्लेस K0 कम्बिनेशन बाई K प्लस 1 0 कम्बिनेशन। सिमिलरली इससे भी 1 आता है और इससे भी 1 आता है, लेकिन रिक्वायर्ड में ये है, तो मैं इसको इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। सो यू क्लियरली सी दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू, यहाँ आप देख लें ये हमने साबित कर दिया, और ये असल में आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट था, लेकिन ये तब साबित होगा जब आप इक्वेशन 2 को यूज़ कर ले, मीन जब आप सपोज कर ले कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। सो यू सी फ्रॉम दिस होल डिस्कशन दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 एंड द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 वेन एवर यू सपोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। सो ये हमारे पास बाइनॉमियल थ्योरम की जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के जो तमाम पॉइंट्स थे वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। सो देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट द रिजल्ट विल बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। तो यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला जो है ये n की तमाम वैल्यूज के लिए सही होगा। सो दैट इज द प्रूफ ऑफ द बाइनॉमियल थ्योरम। ओके, अब बाइनॉमियल थ्योरम की प्रॉपर्टीज हैं, तो इसमें गौर से आप देख लें, अगर आप देख लें यहाँ पे गौर से आप देख सकते हैं कि आपके पास ये बाइनॉमियल थ्योरम है। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो अगर यहाँ n है तो नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 होंगे। जिस तरह आपने एग्जाम्पल्स में देखा कि अगर आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर है तो उस एक्सपेंशन में आपके पास 3 टर्म्स होंगे। आपका a प्लस बी होल क्यूब है तो उस एक्सपेंशन में 4 टर्म्स होंगे। यहाँ आप देख ले, अगर n2 है तो टर्म्स 3, अगर n3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास क्या होंगे 4। तो ये हमने अब डिस्कस करना है। तो यहाँ देख लें कि a प्लस बी पावर n के एक्सपेंशन में द नंबर ऑफ द टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन आर n प्लस 1, दैट इज द नंबर ऑफ द टर्म्स आर 1 मोर देन द एक्सपोनेंट। a प्लस बी पावर 2 में 3 टर्म्स, a प्लस बी पावर 3 में 4 टर्म्स होंगे, क्योंकि आपके पास एक्सपोनेंट या पावर 2 तो एक्सपोनेंट के साथ 1 आपने ऐड करना है। तो इसी तरह a प्लस बी पावर 8 में 9 टर्म्स होंगे। एक्सपेंशन में आप देख लें, एक्सपेंशन में हर एक टर्म में a का पावर 1 डिक्रीज होता है और b का पावर 1 इंक्रीज होता है। यहाँ पे a पावर n है तो दूसरी टर्म में n माइनस 1 a का पावर है, तीसरी टर्म में n माइनस 2 a का पावर है, एंड सो ऑन। तो यू क्लियरली सी दैट द पावर ऑफ द a इन ईच टर्म इज डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली बाय 1, और सिमिलरली b का पावर हर एक टर्म में इंक्रीज होता है 1। तो यहाँ पे b पावर 0, b पावर 1, b पावर 2, तो यू सी दैट द पावर ऑफ द b इज इंक्रीजिंग, बट रिमेंबर दैट द सम of the powers in each term will be always equal to n। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 2 है। इन द एक्सपेंशन a प्लस बी पावर n in each term the exponent of a decreases progressively by 1 and the exponent of the b increases progressively by 1, but the sum of the exponent of a and b in each term will be always equal to n। ये n के बराबर होती है। ये मैंने अब एक बाइनॉमियल एक्सपेंशन लिया हुआ है, इस टर्म को एज ए जनरल टर्म हम इस टर्म को हम एज ए जनरल टर्म यूज़ करेंगे। ये जो आपका टर्म है इसको एज अ जनरल टर्म यूज़ करेंगे। ये आपके पास थी प्रॉपर्टीज नंबर 2। नाउ मूविंग टूवर्ड्स प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ मूव करने से पहले मैं ये एग्जाम्पल पहले कंसिडर कर ले। इस एग्जाम्पल को देख लें, a प्लस बी पावर 4, अगर इसको आप बाइनॉमियल एक्सपेंशन से ओपन कर ले तो ये ऐसे होगा 4 0 a पावर 4 b पावर 0, फिर आपके पास होगा 4 1 a पावर 3 b पावर 1, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 1 से आपको पता है कि इन ईच टर्म द पावर ऑफ द a विल बी प्रोग्रेसिवली डिक्रीज बाय 1 एंड द पावर ऑफ द b विल बी इंक्रीज बाय 1। सो यू सी दैट द पावर ऑफ द a is increases by 1 and the power of the b is
the power of the a is decreased by 1 and the power of the b will be increased by 1. So that will become, so that is the expanded form of this according to the binomial theorem. जब इसकी कैलकुलेशन आप कर ले तो आपको ये मिलेगा. अब इस टर्म को कंसिडर कर लें और इस टर्म को कंसिडर कर लें, तो ये दोनों टर्म जो हैं दे आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड एंड बिगिनिंग. ये आपके पास बिगिनिंग से और एंड से इक्विडिस्टेंस है. किस तरह? अगर इस टर्म को देख लें, सो इस टर्म के पीछे एक टर्म है प्रोसीडेड बाय वन टर्म और इस टर्म के आगे तीन टर्म्स है फॉलोड बाय थ्री टर्म्स. सिमिलरली व्हेन यू टेक दिस टर्म, सो इस टर्म के पीछे तीन टर्म्स है प्रीसीडेड बाय थ्री टर्म्स और इसके आगे एक टर्म है. तो यू क्लियरली सी दैट कि एंड से और बिगिनिंग से और एंड से ये टर्म्स आपके पास इक्विडिस्टेंस होंगे. और ये याद रख ले कि जो टर्म एंड और बिगिनिंग से इक्विडिस्टेंस होंगे वो आपके पास हमेशा उनका जो कोएफिशिएंट होगा वो इक्वल होगा. तो हियर दीज टू टर्म्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड. सो इनके कोएफिशिएंट जो है 4 और 4 है. दोज टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड हैज इक्वल कोएफिशिएंट, उनका कोएफिशिएंट जो होगा वो इक्वल होगा. अगर आप यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले लें, a प्लस बी पावर 5 को देख लें, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये है. अगर आप अब इस टर्म को ले लें और इस टर्म को, तो दिस टर्म इज प्रीसीडेड बाय 1 एंड फॉलोड बाय 4 और इस टर्म को आप देख लें तो इट इज प्रीसीडेड बाय 4 एंड फॉलोड बाय 1. तो ये आपके पास इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड और इनके कोएफिशिएंट भी सेम है. सिमिलरली अगर आप इन दोनों टर्म्स को देख लें, सो दिस टर्म इज प्रीसीडेड बाय 2 टर्म्स एंड फॉलोड बाय 3 एंड दिस टर्म इज preceded by 3 and followed by 2. So that's why these two terms are equidistant from the beginning and end. और इनकी कोएफिशिएंट आप देख सकते हैं कि 10 और 10 है, इक्वल है आपके पास. सो अगर आपके पास a प्लस बी पावर 5 की बजाय a प्लस बी पावर n आप ले ले, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म इसका इसी तरह होगा और उनमें n r a पावर n माइनस r b r ये आपका r प्लस 1 टर्म होगा. यहाँ n आपके पास या r है ना आपके पास. सो अब देख लें, यहाँ अगर आपका 0 है तो पहला टर्म है, यहाँ 1 है तो ये दूसरा टर्म है. तो अगर यहाँ r है तो ये आपके पास r प्लस 1 टर्म है. तो इसके पीछे r टर्म्स होंगे और इसके आगे n माइनस r टर्म्स होंगे. तो दिस टर्म इज प्रीसीडेड बाय r टर्म्स एंड फॉलोड बाय n माइनस r टर्म और यहाँ आपके पास n माइनस r है. सो इट मीन्स दैट दिस इज n माइनस r plus 1th term. So it means that this term is preceded by n minus r terms and followed by r terms. You clearly see it. So these two terms are the equidistant terms from the beginning and end. तो ये दोनों terms जो आपके पास हैं ये end और beginning से equidistant हैं. ये term और ये टर्म एंड और बिगिनिंग से इक्विडिस्टेंस है. अगर ये बिगिनिंग और एंड से इक्विडिस्टेंस है तो इनके जो कोएफिशिएंट है एन आर कम्बिनेशन इसका कोएफिशिएंट है और एन माइनस आर इसका कोएफिशिएंट है. इसका ये कम्बिनेशन और ये कम्बिनेशन दोनों की कोएफिशिएंट्स है. ये दोनों कोएफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए. तो ये एन आर कम्बिनेशन एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल के बराबर होगा और एन माइनस आर कम्बिनेशन एन फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस r, क्योंकि यहाँ r की जगह पे जस्ट आप n माइनस r को रिप्लेस कर ले इस फार्मूले में तो आपको ये मिलेगा. तो यहाँ ये माइनस n और प्लस n कैंसिल और ये प्लस r, तो दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. सो दीज टूज आर द सेम. सो यू सी दैट ये दोनों कम्बिनेशन इक्वल है और ये हमेशा इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों इक्विडिस्टेंस टर्म्स हैं. तो जो टर्म्स बिगिनिंग और एंड से इक्विडिस्टेंस होंगे उनके कोएफिशिएंट्स हमेशा इक्वल होंगे और ये दोनों बिगिनिंग और एंड से इक्विडिस्टेंस इसी वजह से हैं कि इस टर्म के पीछे r टर्म्स है और इस टर्म के आगे n माइनस r टर्म्स होंगे और इस टर्म के पीछे n माइनस r टर्म्स है लेकिन आगे r टर्म्स हैं. तो you clearly see that this term is preceded by r terms and followed by n minus r, but this term is preceded by n minus r and followed by r. So that's why they are the equidistants from the beginning and end. Okay. After that, a next property, a very important property. That property is in the expansion of a plus b power n, if n is even,
तो ये देखिए n आपका इवन है, तो नंबर ऑफ द टर्म्स ऑड होंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 3 अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी और यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स 5 होंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि पावर के साथ आपने 1 ऐड करना है, उतने आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो जब आपका पावर इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे और इसमें एक मिडल टर्म होगा। ये आप देख लें, ये एक मिडल टर्म है। और इन जनरल अगर इस 2 और 4 की जगह पे n कर लें तो ये जो आपका है n+2 डिवाइड बाई 2th टर्म दैट विल बी दी दैट विल बी दी ओनली मिडल टर्म। लेकिन अगर n ऑड है a+b होल क्यूब तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 4 इवन होंगे और यहाँ पे 2 मिडल टर्म्स होंगे, ये 2। तो इन जनरल अगर यहाँ इस 3 की जगह पे n हो तो उस बाइनॉमियल एक्सपेंशन में n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म और n+3 डिवाइड बाई 2th टर्म आपके पास मिडल टर्म होंगे, ये आपने याद रखना है। अगर बाइनॉमियल एक्सपेंशन में आप b को -b से रिप्लेस कर ले तो a+b पावर n a-b पावर n होगा, और एक्सपेंशन में जहां b का पावर ऑड हो तो उस टर्म के साथ माइनस आएगा, b पावर 1 वो माइनस, b पावर 3 वो माइनस एंड सो ऑन। तो ये आप देख सकते हैं कि इस a-b पावर n में एक्सपेंशन अब a-b पावर n दी टर्म्स आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे b का पावर ऑड है। ये हमारे पास आपको पहले भी बताया था कि ये जो है दैट विल बी दी nth टर्म, दैट विल बी दी जनरल टर्म ऑफ द बाइनॉमियल एक्सपेंशन। अगर आप बाइनॉमियल एक्सपेंशन को देख लें, यहाँ पे इस बाइनॉमियल एक्सपेंशन को देख लें, दैट इज द बाइनॉमियल एक्सपेंशन। इस बाइनॉमियल एक्सपेंशन में ये जो टर्म है ये वाला, इस टर्म को आप गौर से देख लें, दिस टर्म इज r+1 टर्म, r+1th टर्म, और ये हमारे पास जनरल टर्म होगा। तो अगर ये हमारे पास जनरल टर्म है तो इसको हम इसी तरह डिनोट करेंगे tr+1 nr a पावर n माइनस r br, क्योंकि यहाँ से आपको क्लियर कट पता है जब यहाँ पे 0 तो ये फर्स्ट टर्म, यहाँ पे 1 तो ये सेकंड टर्म, तो अगर यहाँ r है तो ये आपके पास क्या होगा, r+1 टर्म होगा, और ये हमारे पास जनरल टर्म कंसिडर होता है। तो ये आपका जनरल टर्म है। इसको आप इसी तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि nr की कम्बिनेशन n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल के बराबर होती है। तो ये जनरल टर्म है आपके पास, ये बार बार हम क्वेश्चन के अंदर इसको कंसिडर करेंगे। यहाँ सारी डिस्कशन में आपने ये बात नोट की होगी कि जो कोएफिशिएंट्स होंगे बाइनॉमियल के, वो हमारे पास बाइनॉमियल एक्सपेंशन में जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो कम्बिनेशंस में होते हैं। तो वो कम्बिनेशंस आपने फाइंड करने हैं, तो उनके लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं कि nr combination will be equal to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. So that's why we can say that in the binomial expansion the most important task is to find the coefficient that are the combination n0 n1 combination n2 combination and so on. तो ये हमारे पास सारे प्रॉपर्टीज थी। इसके अलावा आपके पास 2 एग्जाम्पल्स इंक्लूड हैं इस कोर्स के अंदर। ये एग्जाम्पल नंबर 10 है, ये आपको ऑलरेडी नोट्स मैंने शेयर किए हुए हैं, तो ये यहाँ से आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे यू नीड टू फाइंड आउट दी कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5। तो ये आपके पास 2x² माइनस 3 डिवाइड बाई x होल पावर 10 है। अगर बाइनॉमियल फार्मूला आप ले लें तो जनरल टर्म में उसमें ये होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है और n आपका 10 है, तो ये जनरल टर्म इसी तरह हो जाएगा। इस जनरल टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। अब देख लें, ये आपका कोएफिशिएंट है, ये आपका वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर, और ये सारा आपके पास कोएफिशिएंट है। लेकिन मुझे कोएफिशिएंट चाहिए x पावर 5 का, तो अगर इस x पावर 20 माइनस 3r को x पावर 5 से आप इक्वेट कर लें, कंपेयर कर लें, तो वहाँ पे आपको r की वैल्यू मिलेगी, और r की जो वैल्यू है वो यहाँ है 5। तो t6 टर्म में, इसके बाइनॉमियल एक्सपेंशन के 6 टर्म में वेरिएबल का पावर 5 होगा, x पावर 5 वहाँ जनरेट होगा, और उसमें जो कांस्टेंट है x पावर 5 के साथ ये आपके पास कोएफिशिएंट है। तो इस कोएफिशिएंट को आपने फाइंड करना है, और ये कोएफिशिएंट आपके पास इसके बराबर है। सिमिलरली इसमें आपने मिडिल टर्म फाइंड करना है इस बाइनॉमियल एक्सपेंशन का। तो अगर मिडिल टर्म फाइंड करना है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 11, बिकॉज पावर इज इवन। तो अगर पावर इवन है और यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 11 होंगे,
तो इस केस में एक मिडिल टर्म आपको मिलेगा। हेयर n is 10 which is even, so the total number of the terms in the above expansion, बाइनॉमियल एक्सपेंशन के थ्रू अगर आप एक्सपेंड करोगे 11 होंगे। सो दैट हैज़ ओनली वन मिडिल टर्म, और वो मिडिल टर्म n+2 डिवाइड बाई 2th टर्म, लेकिन n आपका 10 है तो 12 डिवाइडेड बाई 2th टर्म तो 6th टर्म। तो यहाँ जनरल टर्म आपके पास ये होता है जिस तरह आपको एक्सप्लेन किया। तो अगर 6th टर्म मीन T6, तो R को अगर आप 5 पुट कर ले, यहाँ पे R को 5 पुट कर ले तो आपको T6 मिलेगा। और इसके अलावा n आपका क्या है, 10 है, a आपके पास a बाय x है, b आपके पास x बाय a है। तो ये सारा सब कुछ जनरल टर्म में पुट करके आप T6 को फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका T6 जनरल टर्म है। तो ये आप देख सकते हैं, सॉरी मिडिल टर्म है। तो मिडिल टर्म आपका छठा जो मिडिल टर्म है सिंगल मिडिल टर्म, बिकॉज n इज इवन के केस में एक्सपेंशन में एक मिडिल टर्म आपको मिलेगा और 8 के केस में 2 होंगे, और वो n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म और n+3 डिवाइड बाई 2th टर्म आपके पास मिडिल टर्म होंगे व्हेन n इज ऑड। लेकिन इवन के केस में एक होगा n+2 डिवाइड बाई 2th टर्म, और वो आपका ये टर्म है। तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स। फिर इसके आगे क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस को आप खुद कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 और पार्ट नंबर 3 इंक्लूडेड हैं, आपके पास ऑलरेडी शेयर है, आपने जस्ट एक्सपेंशन करनी है बाइनॉमियल की, इसको आप खुद कर सकते हैं। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट पार्ट नंबर 3 इंक्लूडेड है, यहाँ आपने थर्ड टर्म फाइंड करना है। तो इसको जनरल टर्म आप ले लें और यहाँ पे r की जगह पे 2 पुट कर ले तो आपको T3 मिलेगा। इनके अलावा a की वैल्यू x² है, b की वैल्यू आपके पास 1 डिवाइड बाय √x है, और n आपका 4 है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास आपने इसके बाइनॉमियल एक्सपेंशन में 10 टर्म्स होंगे, वो टर्म जिसमें a ना हो, वो इंडिपेंडेंट आप a, वो आपने फाइंड करना है। तो जनरल टर्म में a की जगह पे ये, b की जगह पे ये और n की जगह पे ये पुट कर ले तो सारा आप कैलकुलेशन करके आपको ये मिलेगा। लेकिन आपके वो टर्म चाहिए जिसमें a ना हो, तो अगर a पावर 18 - 3r को आप a पावर 0 के बराबर कर ले तो r की वैल्यू 6 मिलेगी। तो T7 में आपके पास एक ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा जिसमें a मौजूद नहीं होगा, क्योंकि r को 6 पुट करने से a पावर 0 तो वो वेनिश हो जाती है। तो ये यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ इंडिपेंडेंट आप x थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, तो यहाँ पे आपके पास अगर इसको आप x पावर 0 से इक्वेट करके r की वैल्यू फाइंड करें और वो 7 के बराबर है, तो जब r 7 होगा तो यहाँ पे x पावर 0 जनरेट होगा और वो 1। तो आपको इस बाइनॉमियल एक्सपेंशन की 8वीं टर्म में एक ऐसा टर्म है 8वां जिसमें x नहीं होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की पार्ट नंबर 1 में आपने x पावर 23 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो ये जनरल टर्म आप लोगे, इसमें a की जगह पे ये, b की जगह पे ये और n की जगह पे ये पुट करोगे। यहाँ पे ये आएगा x पावर 40 माइनस r, लेकिन x पावर 23, तो इस x पावर 40 माइनस r को x पावर 23 से इक्वेट कर ले तो r की वैल्यू 17। तो जब r आप यहाँ 17 पुट करोगे तो T18, यहाँ पे ये 17 और यहाँ पे r x पावर 23 आएगा। तो ये x पावर 23 के साथ जो कांस्टेंट है यहाँ पे, दैट इज योर कोएफिशिएंट। तो आप देख लें ये x पावर 23 के साथ जो कांस्टेंट है दैट इज माय कोएफिशिएंट। इसी सिमिलरली यहाँ पे आपके पास पार्ट नंबर 3 में भी आपने a पावर 6 b क्यूब का कोएफिशिएंट फाइंड करना है, तो सेम प्रोसीजर होगा, ये यहाँ से आप खुद कर सकते हैं। यहाँ आपने मिडिल टर्म फाइंड करना है, तो n आपके पास 8 है, तो नंबर ऑफ दी मिडिल टर्म्स, यहाँ 2 मिडिल टर्म्स होंगे, क्योंकि इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ द टर्म्स आपके पास इवन आएंगे, 10 टर्म्स होंगे एक्सपेंशन में, बिकॉज n इज ऑड, और वो n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म एंड n+3 डिवाइड बाई 2th टर्म होगा। तो n आपका 9 है, तो एक आपके पास 5th टर्म और एक आपका 6th टर्म। तो जनरल टर्म आपने ये लेना है, ये आपका जनरल टर्म है। इनमें से r की जगह पे आप 4 पुट कर ले तो 5th टर्म मिलेगा, और r की जगह पे 5 पुट करके आपको 6th टर्म मिलेगा, तो वो आप फाइंड भी कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म फाइंड करना है। कांस्टेंट टर्म का मतलब ये है कि दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। सो सेम प्रोसीजर, आप एक ऐसा टर्म जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, लेकिन जब यहाँ पे हम r को फाइंड करते हैं तो वो 23 डिवाइड बाय 4 आता है, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके पास टर्म्स तो आपके पास 1 2 3 नेचुरल नंबर्स में वो काउंटिंग हम करते हैं ना, तो r आपका 22 डिवाइड बाई
4th टर्म तो पॉसिबल ही नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इस एक्सपेंशन में कोई भी एक ऐसा टर्म नहीं होगा जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, मीन कांस्टेंट, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सपेंशन में, लेकिन x की जगह 3/4 है, तो ये जनरल टर्म है, x की जगह 3/4 पुट कर ले तो आपको ये मिलेगा। अब इनमें से r की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी। r आपके पास n से कम्बिनेशन में आप सबको पता है कि r इज लेस देन आर इक्वल टू n होता है, तो r0 भी आप ले सकते हो और r आप 10 भी ले सकते हो, तो 0 से लेकर 10 तक r होगा। तो r को 0 के बराबर ले ले तो आपको t1 मिलेगा, तो इसकी वैल्यू 1 है, फिर r2 तो आपको t2 मिलेगा, फिर r3 t3 मिलेगा, फिर r3 t4, फिर r4 t5। इसी तरह सारे जो आपके पास टर्म्स है 11 वो आप फाइंड कर ले, इनमें जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा वो t5 होगा पर r इक्वल टू 4, ये सबसे बड़ा होगा न्यूमेरिकली, तो ये आपने इसी तरह फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ये दो बातें आप याद रख लें कि नोट द कोएफिशिएंट ऑफ द बायनॉमियल इन द एक्सपेंशन a प्लस b पावर n, ये आपके पास कोएफिशिएंट्स हैं जो कम्बिनेशंस में गिवन होती हैं, ये देख सकते हैं, दिस इज द कोएफिशिएंट, दिस इज द कोएफिशिएंट, दिस इज द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट वेरिएबल के साथ जो प्री मल्टीप्लाई एक नंबर होता है वो कहलाता है कोएफिशिएंट। प्री मल्टीप्लाई मीन लेफ्ट के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है, अगर आप कहें ना 2x तो ये 2 आपके पास कोएफिशिएंट है जो प्री मल्टीप्लाई, इसको हम प्री मल्टीप्लाई कहते हैं, प्री मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास कोएफिशिएंट कहलाता है। तो यहाँ आपके पास कोएफिशिएंट असल में कम्बिनेशन में है, तो आपने अब आगे कमिंग क्वेश्चन में इन तमाम कोएफिशिएंट का सम जो कम्बिनेशन में है प्रूफ करने के 2 पावर n के बराबर होंगे, और आड कोएफिशिएंट इनमें से ये होंगे, इवन कोएफिशिएंट इनमें से ये होंगे जब n आपका इवन हो, लेकिन जब n आपके पास आड हो तो फिर इवन कोएफिशिएंट ये होंगे और आड कोएफिशिएंट ये होंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में आपने फाइंड करना है कि तमाम कोएफिशिएंट्स का सम बायनॉमियल में 2 पावर n के बराबर है और सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट और इवन कोएफिशिएंट आपस में इक्वल होंगे उनके सम। तो यहाँ पे a की जगह पे 1 लिख ले, b की जगह पे x को कंसिडर कर ले, तो ये आपका सारा बायनॉमियल एक्सपेंशन इसी तरह बन जाएगा। अब इस x को -1 से रिप्लेस कर ले, सॉरी x को आप 1 से रिप्लेस कर ले, ये जो आपका x है ये आप 1 से रिप्लेस कर ले, तो x को 1 से रिप्लेस करने से ये 2 पावर n बनेगा, और इस साइड पे आपके पास बायनॉमियल में जो कोएफिशिएंट्स हैं वो उनका सम मिलेगा। दिस इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ बायनॉमियल ऑफ ऑर्डर n। तो n यहाँ से आपको पता चला कि द सम ऑफ द बायनॉमियल कोएफिशिएंट, ये सम ऑफ द बायनॉमियल कोएफिशिएंट है और वो 2 पावर r के बराबर हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सम ऑफ द बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू 2 पावर n, और ये आपके पास जो आड होंगे, आड और इवन का सम आपके पास इक्वल होना चाहिए, आड कोएफिशिएंट और इवन कोएफिशिएंट का सम। तो अगर n इवन है तो 1 पावर n वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये इवन है ना, -1 पावर 2 तो वो 1 के बराबर होगा। तो उसके मुताबिक यहाँ पे x की जगह पे -1 पुट कर ले, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे जो चौथा टर्म होगा x³ वो वाला माइनस हो जाएगा। तो एक साइड पे आप माइनस कर ले, एक साइड पे आप प्लस कर ले, तो ये देख ले, ये सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट्स और ये सम ऑफ आड कोएफिशिएंट है। लेकिन अगर n आपका आड है तो उस केस में ये -1 के बराबर होगा, तो यहाँ पे ये और इसमें माइनस आएगा, तो इसको एक साइड पे कर ले प्लस एक साइड, तो ये जब n आपका आड होता है तो ये आपके पास इवन कोएफिशिएंट्स होते हैं, सो दिस इज द सम ऑफ द इवन कोएफिशिएंट, और ये आड कोएफिशिएंट, सो दिस इज द सम ऑफ द आड कोएफिशिएंट, और दोनों आपस में बराबर हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 7.2। असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट आपके पास ये है कि आपने एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 12 और एक्सरसाइज 7.2 के जो एक्सेलरेटेड कोर्स के अंदर एक्सरसाइज 7.2 है, इनको आपने लिखना है पेजेस के ऊपर और वो मुझे आपने भेजने हैं। ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ आपको भेज दिया है, लेकिन वो लिखाई आप लिख ले और मुझे आप इसको भेज ले वापस। तो दैट इज़ दी असाइनमेंट नंबर 3, इनके मार्क्स होंगे। थैंक यू।